हेलो स्टूडेंट्स, आज का यह वीडियो मुख्य रूप से कक्षा 10वीं के साइंस के फर्स्ट चैप्टर जो कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण उस पर आधारित है। और सर्वप्रथम मैं आपको यह बता दूं कि इस वीडियो का उद्देश्य आपको पढ़ाना नहीं है, बल्कि यह वीडियो आपको समझाने के लिए मुख्य रूप से मेरी कोशिश यह है कि आप इस चैप्टर के एक एक पॉइंट को समझ पाएँ। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, मैं आपको इस वीडियो में पढ़ा नहीं रहा हूँ, कोई नोट्स नहीं बनवा रहा हूँ आपके कि आप लिख लें छाप लें। मेरी कोशिश सिर्फ इतनी है कि आप इस चैप्टर के एक एक पॉइंट को डीपली समझ पाएँ कि इस चैप्टर में जो जो चीज़ें हैं वो कहना क्या चाहती हैं, वो हमसे किस प्रकार से जुड़ी हैं, उनकी गहराई क्या है, वास्तविकता क्या है उनकी। बाकी किताबी भाषा या वो जो एक अलग उनका लैंग्वेज होता है लिखने का, साइंस की भाषा जो होती है, उसमें मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगा। यानी कि इस वीडियो में पढ़ाऊँगा ही नहीं, मैं आपको समझाने के लिए आया हूँ। इस चैप्टर में पॉइंट टू पॉइंट होता क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, उसको आप समझ पाएँ। तो मैं इस वीडियो में एकदम शुद्ध देशी भाषा में, जो हमारे आपके बीच में आम बोलचाल की भाषा है, भाषा का तात्पर्य यह नहीं कि खड़ी भाषा या अवधी या भोजपुरी या ये सब चीज़ें। भाषा का तात्पर्य यह है कि जो शब्द हम प्रयोग करते हैं बोलने चालने में, जो हमें आसानी से समझ में आ जाए, उससे मैं आपको यह समझाने की कोशिश करूँगा कि इस चैप्टर में जो जो चीज़ें हैं, जो पॉइंट्स हैं, जो टॉपिक्स दी गई हैं, वो आपकी समझ में आ जाएं आसानी से। तो चलिए शुरू करते हैं कक्षा 10वीं के फर्स्ट चैप्टर को, साइंस में। आपका चैप्टर है सबसे पहले रासायनिक अभिक्रियाएं। देखिए, अभिक्रियाएं आप समझते होंगे, अभिक्रियाएं पदार्थों में जब परिवर्तन होता है तो उनको हम कहते हैं अभिक्रियाएं। अब अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, आप 9वीं कक्षा में भी पढ़े होंगे। भौतिक अभिक्रियाएं होती हैं और रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन होता है। तो हमें यहाँ पे पढ़ना है रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं उनके विषय में। और साथ ही साथ आपके इस चैप्टर का जो शीर्षक है उसमें एक शब्द और आता है रासायनिक अभिक्रियाओं के बाद में रासायनिक समीकरण। तो वो भी मैं अभी लिख दे रहा हूँ, रासायनिक समीकरण। क्लियर? रासायनिक अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं? ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक, या दो भी नहीं कहेंगे, हम कहेंगे एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर कोई एक नया पदार्थ बनाते हैं। जब उनके बीच में कोई रिएक्शन होता है, कोई किसी प्रकार की अभिक्रिया होती है और उसके फलस्वरूप एक नया उत्पाद बनता है, एक नया प्रोडक्ट बन के आता है, तो उस अभिक्रिया को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे आप लोग पढ़े होंगे रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन, तो वो भी लगभग लगभग यहाँ से मिलता जुलता है। तो बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए हम सीधा टॉपिक पे आते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया आप समझ रहे हैं, जब किसी अभिक्रिया के फलस्वरूप नया उत्पाद बनता है जो कि पहले उत्पाद से भिन्न है, या उत्पाद का तात्पर्य जो अभिकारक हैं, जो अभिक्रिया कर रहे हैं, उनके गुणों से नए बनने वाले पदार्थ के गुण जब भिन्न होते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। जैसे मान लीजिए एक अभिक्रिया होती है, बर्फ है। अब बर्फ को अगर ऊष्मा हम देंगे, उसका ताप बढ़ाएंगे, तो उसमें भी परिवर्तन होगा, एक अभिक्रिया होगी। तो उस अभिक्रिया में क्या होगा, बर्फ पिघल जाएगा, पिघलने के बाद वो जल बन जाएगा। तो ये पहले भी H2O था, बाद में भी H2O ही है। इसमें चेंज क्या हो रहा है, केवल और केवल इसका स्टेट चेंज हो रहा है, यानी कि इसकी अवस्था बदल रही है। पहले यह सॉलिड था, बाद में ये आपका लिक्विड हो जा रहा है, लिक्विड हो जा रहा है, सॉलिड से लिक्विड। बाकी इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है, ऐसी जो अभिक्रिया है, ये आपकी कहलाएगी फिजिकल।
लेकिन यहीं पे अगर कोई ऐसी अभिक्रिया होती है जिससे एक नया पदार्थ बनता है तो उसको हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया, और उस परिवर्तन को हम कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। जैसे यही जल का ही हम अगर उदाहरण लें तो H2O प्लस, ये जल है, ये आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड है जैसा आप लोग जानते होंगे, और जो नहीं जानते हैं वो SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। जब ये दोनों मिलते हैं तो आगे जाके एक प्रोडक्ट बनता है, एक उत्पाद बनता है इन दोनों के संयोग से, जिसको हम कहते हैं H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहाँ पे जल और सल्फर ट्राइऑक्साइड के संयोग से सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है जो कि इन दोनों से भिन्न है। इस प्रकार यह अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया हुई, और यह जो परिवर्तन हुआ है जल में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में, यह जो परिवर्तन हुआ यह परिवर्तन कहलाएगा रासायनिक परिवर्तन। क्लियर? रासायनिक अभिक्रियाओं के बाद अब हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण के विषय में। हम समझते हैं रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। हमें लगता है रासायनिक अभिक्रियाओं के विषय में आप समझ गए होंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। अब रासायनिक समीकरण क्या होते हैं उनके विषय में हमें समझना है। देखिए, जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसी रासायनिक अभिक्रिया को संक्षेप में व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कि एक ऐसी विधि जिसके माध्यम से हम एक लंबे वाक्य को, एक बड़े वाक्य को छोटे में, शॉर्ट में किसी के सामने रख सकें, वह कहलाता है रासायनिक समीकरण या केमिकल इक्वेशन। जैसे मान लीजिए अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको एक उदाहरण दिया था कि सल्फर ट्राइऑक्साइड और जल के संयोग से सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त होता है। तो यह वाक्य एक हो गया लंबा, जो हम बोलेंगे कि सल्फर ट्राइऑक्साइड और जल के परस्पर संयोग से सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। तो एक 2 लाइन का, 3 लाइन का एक वाक्य हो जाता है, एक सेंटेंस हो जाता है। अब इसी को हम कोशिश यह करते हैं कि छोटे में, किसी एक शॉर्ट में, संक्षेप में किसी के सामने हम रख सकें, किसी को दिखा सकें, दर्शा सकें। अब जो भी अभिक्रियाएं हुई हैं उनको बहुत लंबा ना हो, एक वाक्य ना लिखना पड़े उनके लिए। तो उसके लिए हमारे पास रास्ता क्या है, हम प्रतीकों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे हुआ क्या है, जल और सल्फर ट्राइऑक्साइड का संयोग हुआ है, दोनों मिले हैं, दोनों के मिलने से बना क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो 2 चीज़ें मुख्य होती हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, एक होता है अभिकारक, दूसरा होता है उत्पाद। अभिकारक का तात्पर्य यह है जो चीज़ें अभिक्रिया कर रही हैं। जैसे मैं एक लाइन में लिख देता हूँ, एक वही सेंटेंस में लिख देता हूँ कि ये देखिए, ये इतना लंबा वाक्य, हम इसको जानबूझ के छोटा करने का प्रयत्न किए हैं, बहुत लंबा वाक्य ना हो, लेकिन फिर भी इतना लंबा हो गया कि जल एवं सल्फर ट्राइऑक्साइड के परस्पर संयोग से सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। तो इसमें मुख्य रूप से 2 चीज़ें हैं, एक तो जो अभिक्रिया कर रही हैं, दूसरा जो बन रहा है। तो अभिक्रिया कौन कर रहे हैं, जल और सल्फर ट्राइऑक्साइड का परस्पर संयोग होता है, बनता क्या है, क्या प्राप्त होता है हमें बाद में, सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसके लिए हम क्या करें कि ये इतना लंबा वाक्य ना लिखना पड़े, हम इसको छोटे में समझा सकें, छोटे में दिखा सकें, व्यक्त कर सकें किसी के सामने। तो हम क्या करेंगे, शब्दों के माध्यम से, जैसे जल एवं सल्फर ट्राइऑक्साइड का संयोग हो रहा है तो हम लिखेंगे जल प्लस संयोग किसके किसके साथ जुड़ रहा है, सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ। ये दोनों जुड़ रहे हैं, बन क्या रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल।
सल्फ्यूरिक अम्ल बन रहा है। अब ये क्या है, आपका अभिकारक है और ये है आपका उत्पाद। अभिकारक को उत्पाद से अलग करने के लिए एक तीर का प्रयोग करते हैं जो इस प्रकार होता है। यह दर्शाता है कि इनके संयोग से इधर इस दिशा में एक उत्पाद बन रहा है जिसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको हम कहते हैं शब्द समीकरण। शब्द समीकरण में हम शब्द लिखते हैं। इसका दूसरा एक उपाय और है लिखने का कि हम इनके अणुसूत्र लिख दें या इनके प्रतीक लिख दें, संकेत लिख दें। जैसे उसमें हम क्या करेंगे, जल का आपको पता है प्रतीक होता है या अणुसूत्र होता है H2O, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। मिलता किससे है, किससे संयोग कर रहा है, सल्फर ट्राइऑक्साइड से, तो प्लस करेंगे SO3 लिख देंगे। जल और सल्फर ट्राइऑक्साइड मिले, बना क्या आपका सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक एसिड, तो उसका फॉर्मूला लिख देंगे H2SO4। दैट्स इट। अब देखिए, सबसे पहले एक तो आपका ये था इतना लंबा वाक्य, उसके बाद हम इसको संक्षेप में व्यक्त करने के लिए शब्दों का सहारा हमने लिया और केवल उतने ही शब्दों को हमने चुना जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, जैसे जल। उसके बाद प्लस लगा दिया कि ये जुड़ रहे हैं दोनों, कौन कौन जुड़ रहे हैं, जल और सल्फर ट्राइऑक्साइड। फिर अभिकारकों को उत्पाद से अलग करने के लिए एक तीर का प्रयोग किया और उसके बाद जो उत्पाद बन रहा है वो शब्द हमने लिखा। फिर भी ये लंबा पड़ रहा था। अब इसको और भी छोटा करने के लिए और भी शॉर्ट करने के लिए हमने क्या किया, इनके अणुसूत्रों के माध्यम से हमने इसको व्यक्त कर दिया। जैसे जल को H2O प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड को SO3, गिब्स आउट या एरो लगाए और सल्फ्यूरिक एसिड लिख दिए H2SO4। क्लियर। तो ये हो गया आपका रासायनिक समीकरण। ये आपका शब्द। रासायनिक समीकरण समझने के बाद रासायनिक समीकरण संतुलन क्या होता है या संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है यह समझते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, तो आपको ध्यान होगा, आप जब 9वीं कक्षा में थे तब आपने एक नियम पढ़ा होगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपको याद है? नहीं याद होगा तो आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। और कक्षा 9वीं के टॉपिक्स में शीघ्र ही जितना जल्दी हो सकेगा संभव मैं शुरू करूँगा पढ़ाना, तो आप वहाँ भी रिवीजन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूँ द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणुओं की संख्या ना तो कम होती है ना ही बढ़ती है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ना तो परमाणु कम हो सकते हैं, ना तो परमाणुओं का ह्रास होगा और ना ही परमाणुओं की संख्या में वृद्धि होगी। जितने हैं उतने ही रहने चाहिए। जैसे समझ लीजिए मैंने आपको एक वाक्य कहा, एक अभिक्रिया हुई कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस परस्पर संयोग करके जल का निर्माण करते हैं। यह एक अभिक्रिया हो गई। कौन सी अभिक्रिया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस परस्पर संयोग कर जल का निर्माण करते हैं। अब इस अभिक्रिया का समीकरण लिखेंगे। समीकरण लिखते समय हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का परस्पर संयोग हो रहा है तो ये अभिकारक हुए, जल का निर्माण होता है तो वो उत्पाद हो गया। आप लोग जानते हैं समीकरण कैसे लिखा जाता है, तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला लिखेंगे H2 प्लस ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला O2, ये आपका H2O बन रहा है। ठीक।
द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि अभिकारकों में और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। ये आपके हैं अभिकारक और ये आपका है उत्पाद। अभिकारकों में हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 है, उत्पाद में भी 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभिकारक में हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 है, जबकि उत्पाद में जो बन रहा है उत्पाद हमारा, उसमें ऑक्सीजन एक ही है, एक ही परमाणु है ऑक्सीजन का। तो या तो फिर गलत हो गया। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि दोनों तरफ बराबर होने चाहिए, लेकिन जब हमने अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखा तो उस समीकरण में यहाँ पे एक ही परमाणु है ऑक्सीजन का, यहाँ पे 2 हैं, तो इसको हमें संतुलित करना पड़ेगा, बैलेंस, कि जितना इधर है उतना ही उधर भी रहे। इसलिए जब दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान होते हैं उस समीकरण को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और संतुलित रासायनिक समीकरण लिखने के लिए 2-3 बातें अनिवार्य हैं, जो मैं आपको थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी मैं आपको समीकरणों को संतुलित करना नहीं बताने जा रहा हूँ। समीकरणों को संतुलित कैसे करते हैं ये बताने की कोशिश में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके लिए मैं एक वीडियो अलग से आपको दे दूँगा शीघ्र ही। फ़िलहाल मैं कुछ बातें बता दे रहा हूँ। जैसे मैंने अभिक्रिया क्या हुई है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस की अभिक्रिया से जल बनता है। ये बात आप ध्यान रख लीजिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से जल बनता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब परस्पर संयोग करते हैं तो जल बनता है। क्या बनता है? जल। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे 2 लगा देते हैं बराबर करने के लिए, यहाँ पे 2 लिख दें तो बराबर तो हो गया। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, ठीक है। लेकिन हम ये समीकरण क्यों लिख रहे हैं? समीकरण जो अभिक्रिया हुई है उसको व्यक्त करने के लिए लिख रहे हैं, है ना। इस समीकरण के माध्यम से हम क्या दिखाना चाहते हैं? यही ना कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परस्पर संयोग से जल बनता है। तो अगर हम यहाँ पे लिख देंगे H2O2 तब तो ये जल रह ही नहीं जाएगा, ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन परऑक्साइड हो जाएगा। तो फिर इसके माध्यम से हम यह कैसे दर्शा पाएंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परस्पर संयोग से जल बनता है? यहाँ तो हम जल बना ही नहीं रहे हैं, फिर तो ये हाइड्रोजन परऑक्साइड हो गया। तो हमें ठीक ठीक दर्शाना है, जो अभिक्रिया हुई है वही। तो हम यहाँ पे 2 नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे 2 नहीं लगा सकते हैं। हम इनको बैलेंस कैसे कर सकते हैं? गुणांक लगाकर हम अणुओं की संख्या बढ़ा सकते हैं। गुणांक किसे कहते हैं? यहाँ पे आप कोई भी संख्या लिख सकते हैं आगे, यहाँ पे परमाणुओं की संख्या हम नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर हम कुछ भी करेंगे तो ये जल नहीं रह जाएगा, लेकिन अभिक्रिया में जल बनता है, ये हमें ध्यान रखना है। इसीलिए मैं अभी थोड़ी देर पहले कई बार रिपीट किया हूँ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परस्पर संयोग से जल बनता है। क्या बनता है? जल। तो जल ही बनाना है, H2O ही बनाना है। अब इसको संतुलित कैसे करें? संतुलित करने का तरीका क्या है? गुणांक लगाएंगे। गुणांक अर्थात यहाँ पे कोई भी अंक जो आवश्यक हो। जैसे अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये ऑक्सीजन 2 हो जाए, क्योंकि हमारे पास 2 ही विकल्प हैं इन दोनों को बराबर करने का। या तो यहाँ भी एक ऑक्सीजन घटा दें, एक ही रहे। अब यहाँ 1 हो जाएगा तो यहाँ 1 है ही, तब भी बराबर हो जाएगा। तो ऐसा भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से अगर हम 2 मिटा देंगे तो ये ऑक्सीजन गैस रह ही नहीं जाएगा। तो क्या करें? यहाँ पे हमको बढ़ाना पड़ेगा। क्या विकल्प है कि हम यहाँ पे ऑक्सीजन को बढ़ाएं। कितना बढ़ाना है? 1 से बढ़ा के 2 करना है। अगर ऑक्सीजन 2 हो गया तो ये समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे 1 परमाणु है तो 1 का गुणा कितने से कर दें कि ये 2 हो जाए? 1 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? 2H2O। 2H2O होने से 2 का गुणा इससे होगा, यानी कि 1 पहले से 2 आगे लग गया, तो इसका वैल्यू इसकी क्या हो गई? 2 परमाणु हो गया ये। और साथ ही साथ H2O भी रह गया, कोई उसमें परिवर्तन भी नहीं हुआ। लेकिन 2 लगाने से सिर्फ ये नहीं बढ़ेगा, 2 लगाने से हाइड्रोजन भी बढ़ जाएगा। हाइड्रोजन बढ़ के कितना हो गया? 4 हो गया, क्योंकि 2 का गुणा इससे भी तो होगा ना। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है
2 दूनी 4, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ही है, यहाँ 4 हो गया है, तो क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को भी 4 कर देंगे। तो यहाँ 4 करने के लिए क्या करें, यहाँ भी हम H4 तो लिख नहीं सकते हैं, क्या कर सकते हैं, गुणांक लगा सकते हैं। गुणांक कितना लगाएं, कितने से गुणा करें कि 4 हो जाए, 2 है, 2 दूनी 4, तो हम यहाँ पे गुणांक 2 लगा देंगे। अब ये हाइड्रोजन कितना हो गया, 4, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना, 4, ऑक्सीजन यहाँ कितना, 2, और यहाँ पे 2। क्लियर। अब ये फॉर्मूला यानी कि ये आपका क्या हो गया इक्वेशन, 2H2 + O2, एरो लगाएंगे, गिव्स आउट 2H2। अब ये संतुलित हो गया। अब यह आपका संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। क्लियर। डियर स्टूडेंट्स, रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक समीकरण, शब्द समीकरण और संतुलित रासायनिक समीकरण समझने के बाद अब हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पर, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं, और इसमें भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपको पढ़ना है उतने प्रकारों के विषय में ध्यान से समझ लीजिए जो 10वीं में आपको पढ़ने हैं। कौन कौन से रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है, लेकिन कितने प्रकार से होती हैं, कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं जो आपको मुख्य रूप से 10वीं में पढ़नी है, उनके विषय में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया अथवा इसको हम योग अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं, अर्थात अभिकारकों की संख्या 2 अथवा 2 से अधिक हो, किंतु जो उत्पाद बन रहा है, जो प्रोडक्ट हमारा आ रहा है निकल कर, वह एक ही हो। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के संयोग से जल बनता है, इस प्रकार की अभिक्रिया देखी। उसी को हम अगर यहाँ लिखेंगे H2 + O2 H2, तो अभिकारकों में आपके 2 अभिकारक हैं, पहला तो हाइड्रोजन गैस, दूसरा ऑक्सीजन गैस। बन क्या रहा है, H2, जो कि अकेला है, अकेले बन रहा है, जल बन रहा है और कुछ नहीं बन रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रिया कहलाती हैं। दूसरी अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को हम अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। वियोजन ठीक संयोजन का उल्टा होता है, अर्थात संयोजन में 2 या 2 से अधिक अभिकारक होते हैं, उत्पाद एक ही होता है। इसी को हम उलट देंगे, अर्थात इसमें अभिकारक अकेला होता है लेकिन उत्पाद 2 या 2 से अधिक बनते हैं। जैसे आप जानते हैं चौक या चूना पत्थर जो आता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3। नाम कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम ताप देते हैं, ऊष्मा देते हैं या गर्म करते हैं कह सकते हैं, तो ये वियोजित हो जाता है, यानी कि अपघटित हो जाता है, अर्थात स्वयं में ही टूट जाता है और एक से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, जो इस प्रकार है। अब इसमें आप देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट अभिकारक है, अकेला है, कोई दूसरा अभिकारक इसके साथ नहीं है, लेकिन उत्पाद कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड 2 बन रहे हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तीसरे नंबर पे
हम बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया के विषय में। विस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं जिस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील धातु स्वयं से कम अभिक्रियाशील वाले धातु को उसके यौगिक से अलग कर देता है, अर्थात विस्थापित कर देता है। नाम से ही आप समझ सकते हैं, विस्थापन का तात्पर्य है किसी को उसके स्थान से हटा देना और उसकी जगह स्वयं ले लेना, उसको कहते हैं विस्थापित करना या विस्थापन। इस प्रकार की अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसकी जगह से हटाकर स्वयं उसकी जगह ले लेता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। कौन हटाएगा? जो धातु अधिक क्रियाशील होगा वही दूसरी धातु को हटा पाएगा। जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति पहले से कहीं पे बैठा हुआ है, दूसरा वाला व्यक्ति उसको कब हटा पाएगा? जब वह उससे अधिक बलशाली होगा, उससे अधिक एक्टिव होगा, है ना। तो यही चीज़ आप ध्यान में रखिए कि जब अधिक क्रियाशील धातु स्वयं से कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से हटाकर उसकी जगह स्वयं बैठ जाता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हम उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, यह आपका जिंक Zn है और ये है CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट। जिंक कॉपर सल्फेट इन दो यौगिकों का, या एक ये धातु है और एक ही यौगिक, इन दो यौगिकों का परस्पर संयोग हो रहा है और इस संयोग होने के फलस्वरूप जो अभिक्रिया होती है, उस अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद के रूप में बनते हैं जिंक सल्फेट और कॉपर। इसमें हो क्या रहा है, ये जिंक इस कॉपर को अलग कर दे रहा है और CuSO4 की जगह ZnSO4 बन के आ रहा है, अर्थात जिंक Cu की जगह पे जा रहा है और कॉपर को उसकी जगह से विस्थापित कर दे रहा है। इस प्रकार की अभिक्रियाएं विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें अभिकारकों के परमाणुओं का या आयनों का आपस में आदान प्रदान होता है। जब अभिकारक में आयनों का आपस परस्पर आदान प्रदान होता है, उस अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं, ये Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स आउट 2NaCl प्लस BaSO4। इसमें हो क्या रहा है, ये है आपका B, क्लोरीन के साथ में है, दो क्लोरीन जुड़ रहा है, अर्थात आप समझ रहे हैं इसके ऊपर 2 प्लस आवेश है, और ये SO4 है, इसके ऊपर तो माइनस का आवेश है। इन दोनों का संयोग हो जा रहा है और इनका संयोग हो रहा है, तो ये आगे जाके क्या बनाते हैं, NaCl। ठीक, तो इस प्रकार से जब अभिकारकों में परस्पर आयनों का आदान प्रदान होता है, ऐसी अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। संयोजन, वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन, इन चार अभिक्रियाओं के बाद हम कुछ और अभिक्रियाओं के विषय में समझने का प्रयास करते हैं। जैसे
एक है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कौन होती हैं और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कौन होती हैं? आप देखते होंगे अभिक्रियाओं के दौरान ऊष्मा, बहुत सी अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, अर्थात ऊष्मा निकलती है, आसपास का वातावरण गर्म हो जाता है, तो उनको हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं के दौरान ऊष्मा निकलती है उनको हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण हो जाता है, ऊष्मा को सोख लेती हैं, ऊष्मा ग्रहण कर लेती हैं, उनको हम कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे हम अपने बहुत ज़्यादा किताबी भाषा में ना जाकर आसपास की चीज़ों को देखें, तो आप ट्राई भी कर सकते हैं, आप देखे भी होंगे। ऊष्माक्षेपी की अगर हम बात करें तो श्वसन भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन करते समय ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्मा बाहर निकलती है, तो इसलिए श्वसन को भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। या आप देखते होंगे जो चूना आता है दीवार वगैरह पे लगाने के लिए, वो किस तरह से आता है, उसका फॉर्मूला होता है CaO। इसको सबसे पहले क्या करते हैं, जल में मिलाते हैं, H2O में मिलाते हैं। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड को, यानी कि बिना बुझे हुए चूने को जल में मिलाते हैं, तो आप देखे होंगे बिना कहीं आग लगाए, बिना कुछ किए वो अपने आप उबलने लगता है। वहाँ पे ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा निकलती है वहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ऊष्माक्षेपी। या मान लीजिए यूरिया होता है जो हम लोग खेतों में प्रयोग करते हैं, यूरिया को जब जल में मिलाते हैं तो आप देखेंगे जब यूरिया जल में मिलाया जाता है तो वो अत्यधिक ठंडा महसूस होता है ना। तो क्यों होता है, क्योंकि आसपास की ऊष्मा का अवशोषण हो जाता है। इस प्रकार से यह अभिक्रिया कौन सी हुई, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अपचयन और उपचयन या फिर रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में, उसके बाद संक्षारण और विकृत गंधिता। सबसे पहले हम बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। रेडॉक्स, या फिर इनको हम हिंदी में अपचय उपचय अभिक्रियाएं भी कहते हैं। अपचय उपचय अभिक्रियाएं कौन होती हैं? अपचय उपचय दो शब्दों से मिलकर बना है, एक अपचयन और दूसरा उपचयन। उपचयन। इसी प्रकार रेडॉक्स भी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है रिडक्शन और दूसरा है ऑक्सीडेशन। ठीक, रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन, ऑक्सीडेशन का मतलब उपचयन अथवा ऑक्सीकरण। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अपचयन और उपचयन होता है, एक पदार्थ का अपचयन दूसरे का उपचयन होता है, उन अभिक्रियाओं को हम रेडॉक्स रिएक्शन या फिर अपचय उपचय अभिक्रियाएं कहते हैं। अब अपचयन और उपचयन क्या होते हैं, आपके सिलेबस के अनुसार हम आपको सरलता से समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। जब किसी भी तत्व में हाइड्रोजन जुड़ता है, हाइड्रोजन प्लस होता है, समझने का कोशिश करिएगा, हाइड्रोजन आयन नहीं है। H प्लस का तात्पर्य यह है कि हाइड्रोजन किसी में जुड़ रहा है या फिर ऑक्सीजन निकल रहा है। किसी भी पदार्थ में जब हाइड्रोजन जुड़ता है अथवा ऑक्सीजन निकलता है, हाइड्रोजन जुड़ता है या ऑक्सीजन निकलता है, उसको हम कहते हैं अपचयन। इसी का ठीक विपरीत, इसी का ठीक उल्टा, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन प्लस हो जाए, ऑक्सीजन जुड़ जाए या फिर हाइड्रोजन माइनस हो जाए, तो हम उसको कहते हैं
उपचयन अथवा ऑक्सीकरण भी कहते हैं, ऑक्सीकरण। ठीक। जैसे अगर हम उदाहरण की बात करें तो कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस, इसके मिलने से कॉपर और जल बनता है। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे किप्रोम ऑक्साइड था, अब ये आगे जब जाता है तो ये क्या हो जाता है, CuO में से O निकल जा रहा है और H में से O जुड़ जा रहा है। अब आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे यहाँ पे उपचयन हो रहा है या यहाँ पे उपचयन हो रहा है, यहाँ पे अपचयन हो रहा है या यहाँ पे अपचयन हो रहा है। ठीक। इन सब के बाद अब हम बात करते हैं संक्षारण के विषय पर। संक्षारण क्या होता है, कैसे होता है, संक्षारण कहते किसे हैं, तो संक्षारण समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। संक्षारण क्या होता है, आप लोग अपने आसपास देखते होंगे बहुत सी धातुएं जब नई नई आती हैं तो कैसी होती हैं, लेकिन अगर उन्हीं धातुओं को खुले में बाहर कहीं पे रख दिया जाए या इधर उधर पड़ी हो तो कुछ दिनों के बाद, कुछ समयांतराल में वो क्या होती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं। वो थोड़ी उनमें जो यानी पहले जितनी मजबूत थी उनकी मजबूती कम हो जाती है, जर्जर होने लगती हैं, उनकी जो है रंग परिवर्तित हो जाता है धीरे धीरे। वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक धातु है लोहा, जो हम लोग आमतौर पर अपने आसपास हमेशा देखते हैं। लोहे की कोई वस्तु है तो होता क्या है, धातुएं आसपास चाहे वो अम्ल के संपर्क में आती हैं या वायुमंडल में जो नमी आर्द्रता होती है उसके संपर्क में आते हैं, जल के संपर्क में आती हैं, तो क्या करती हैं, ऑक्सीजन से रिएक्शन करती हैं, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं और अपने ऊपर धीरे धीरे एक ऑक्साइड की परत बनाने लगती हैं अभिक्रिया की वजह से। तो क्या होता है, धीरे धीरे वो क्षरित होने लगती हैं, उनका क्षारण होने लगता है। तो उस क्रिया को हम संक्षारण के नाम से जानते हैं। उसको रोकने के कई सारे उपाय किए जाते हैं। रोकने का उपाय कैसे करेंगे कि ये क्रिया ना हो, सबसे पहले देखेंगे क्रिया कैसे हो रही है। क्रिया कैसे होगी, जैसे मान लीजिए ये है कोई लोहे का टुकड़ा है या किसी धातु का मान लीजिए तांबे का टुकड़ा है, तो इसमें क्या करेंगे, ये जब किसी नमी के संपर्क में आएगा, जल के संपर्क में आएगा, अम्ल के संपर्क में आएगा, तभी ये अभिक्रिया करेगा, वायु के संपर्क में आएगा तभी अभिक्रिया करेगा ऑक्सीजन से, और तभी ऑक्साइड की परत बनाएगा, तभी इसका संक्षारण होगा। लेकिन अगर हम ऐसा कुछ कर पाएँ कि ये संपर्क में उन सभी के आए ही ना, तो संक्षारण अपने आप रुक जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम इस पे पेंट कर सकते हैं, ऑयल लगा सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं, आदि कई सारे इसके उपाय होते हैं। अर्थात आर्द्रता या नमी या जल या अम्ल, इनके और इस धातु के बीच में एक ऐसी परत लगा दी जाए ताकि ये दोनों आपस में न मिल सकें, जिससे संक्षारण की क्रिया ना हो। उसके बाद दूसरा टॉपिक है हमारा विकृत गंधिता। विकृत गंधिता किसे कहते हैं, हम देखते हैं जब कोई भी खाद्य पदार्थ है, कोई खाने पीने की चीज़ें हैं, उनको अगर हम एक लंबे समय के लिए छोड़ दें तो क्या होता है, आप नाम में भी देख सकते हैं विकृत गंधिता, अर्थात उनके गंध में विकार आ जाता है, उनका जो गंध है, स्मेल है, वो विकृत हो जाता है, यानी कि बदबू आने लगती है। तो उसी क्रिया को हम कहते हैं विकृत गंधिता। जब किसी खाद्य पदार्थ के गंध में परिवर्तन होता है, विकार आ जाता है, तो उसको हम कहते हैं विकृत गंधिता। होता क्यों है ये, ऑक्सीकरण की वजह से। संक्षारण भी ऑक्सीकरण से ही होता है, उसमें ऑक्सीजन जुड़ता है तो संक्षारण ऑक्सीकरण होता है।
तो उनके गंध में परिवर्तित हो जाता है, वो अखाद्य हो जाते हैं, जिनको हम खा नहीं सकते हैं, है ना। तो वहाँ पे विकृत गंधिता होती है। इसीलिए आप देखते होंगे जो खाद्य पदार्थों के आजकल पैकेट्स आ रहे हैं, जैसे चिप्स हो गया, नमकीन वगैरह, जो भी स्नैक्स हो गए, तो उनमें गैस भरी होती है, नाइट्रोजन गैस। वो क्या करती है, जैसे संक्षारण को रोकने के लिए हम पेंट करते हैं, ग्रीस लगाते हैं, ऑयल लगाते हैं, तरह तरह की कोटिंग करते हैं, उसी तरह इसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती हैं ताकि ऑक्सीकरण ना हो सके, धीमी हो जाए ऑक्सीकरण की प्रक्रिया, ताकि वो एक लंबे समय तक बना रहे खाद्य। मुझे लगता है कि अभी रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की जो विधि होती है, उसके अलावा अन्य जो भी टॉपिक्स थे वो आप समझ चुके होंगे। अगर कुछ छूट रहा है तो आपका नैतिक जिम्मेदारी भी आपकी है कि आप हमें बताएं, और मेरा आपसे विनम्र निवेदन भी है कि आप कमेंट बॉक्स में आप वो लिखें जो भी छूट रहा है, जो आपके समझ में ना आया हो। और रही बात समीकरण को संतुलित करना, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं उसकी विधि के विषय में, तो हम शीघ्र ही कोशिश करेंगे कि आपको उसका वीडियो मैं दे सकूं। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैं उसको स्किप कर रहा हूँ अभी। मुझे लगता है वो भी थोड़ा बहुत आप समझ पाए होंगे जैसा मैंने आपको समझाया है। इसी के साथ साथ जय हिंद, जय भारत।